अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं रहवा सफ अली। सबसे पहले तो सब मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक आपकी सब दुआएं इस महीने पाक महीने के सदक़े कबूल फरमाएं। तो उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, जिस तरह क्लैश आ रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स और लेजेंड्स के दरमियान के वो आमने सामने, इस तरह कह लें कि आमने सामने आ खड़े हुए हैं, एक दूसरे की बात को एक तंज या कह लें कि एक बात को ईगो पे ले रहे हैं, और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने लेजेंड्स की, अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। अपने बड़ों की इज़्ज़त के सिवा आप कुछ नहीं सीख सकते। जब तक आप अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मतलब कि जब आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उस चीज़ से सीखने की बजाय आप उसे अपनी ईगो पे ले लें, तो फिर आप क्या सीखेंगे? फिर तो आप कहेंगे कि मैं ही परफेक्ट हूँ, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के बिहेवियर से लग रहा है कि वो यही समझ लें कि हम ही परफेक्ट हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुई। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे तो आप कामयाब कैसे होंगे? तो मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तानी जो एक माया नाज खिलाड़ी थे, लेजेंड्स थे, उनका बयान आया, जो कि पीछे सिलेक्टर्स भी रह चुके हैं। आज उन्होंने वाज़ह किया कि मैंने क्यों सिलेक्टर से इस्तीफ़ा दिया था। तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम की फॉर्म कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, पिछले 3 सालों से नहीं चल रही थी अच्छी। हमने 103 के 4 मैचेस बाबर आजम को दे चुके हैं कि जी वो वापस खेलेंगे, वापस कम बैक करेंगे, लेकिन 3 साल गुजर चुके हैं, वो कम बैक नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा, जब वो सिलेक्टर थे तो उन्होंने तजवीज़ दी कि बाबर आजम को रेस्ट दिया जाए, इन्हें एकेडमी में लाया जाए, इसकी टेक्निक्स पे काम किया जाए। ये फ़िलहाल सब कुछ जो है ना नहीं कर रहे, मतलब कि यूटिलाइज नहीं कर पा रहे खुद को, या अपनी शॉट्स नहीं खेल पा रहे, इनको रेस्ट दिया जाए ज़हनी तौर पर भी, और वैसे भी इन्हें एकेडमी में लाया, उस पर काम किया जाए। तो सब ने उसे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि नहीं जी, आप बाबर को निकालना चाह रहे हैं, आप बाबर को रेस्ट देना चाह रहे हैं। तो सब ने उसे जो है ना क्रिटिसाइज़ किया मोहम्मद यूसुफ को। तो मोहम्मद यूसुफ ने इस वजह से वहाँ से अपना इस्तीफ़ा दे दिया अपने उहदे से। उन्होंने कहा कि यही बेहतर है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, क्योंकि अगर मैं जो कुछ मैं समझ रहा हूँ कि टीम के लिए बेहतर है वही नहीं करना, तो फिर मेरा सिलेक्टर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो फिर इस मैच के बाद, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद, उन्होंने पहले भी जब स्क्वाड का ऐलान किया गया था वर्ल्ड कप के लिए, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो उन्होंने कहा कि बाबर, शादाब, शाहीन का वक्त गुजर चुका है, अब नए लड़कों को लाएं जो कि उनकी बात 100%, तब मैं भी नहीं मानता उनकी बात कि जी बाबर, शाहीन और शादाब, और अब बड़े बड़े ही होते हैं, उनकी बात माननी पड़ती है। तो अब उनकी बात 100% सच्ची साबित हुई है कि इनका वक्त गुजर चुका है, बाबर, शाहीन और शादाब का, इन्हें बाहर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी जब बुरा खेले 1999 में, जब वसीम अकरम बुरा खेले तो वसीम अकरम को क्रिटिसाइज़ किया गया, उन्हें निकाला गया टीम से। शोएब अख्तर जैसे प्लेयर, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी जब वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर सके, उनको कैप्टनसी से रिमूव किया गया, उनको ड्रॉप किया गया स्क्वाड के अंदर से। तो वो कहते हैं कि जब इन जैसे माया नाज खिलाड़ी ड्रॉप हो सकते हैं प्लेइंग 11 से, या स्क्वाड के अंदर से, या कैप्टनसी से, तो बाबर आजम क्यों नहीं, शाहीन अफरीदी क्यों नहीं, शादाब खान क्यों नहीं? उन्होंने एक सवाल उठाया कि आखिर ये क्यों नहीं, जब इतने बड़े माया नाज खिलाड़ी, जब पूरी टीम उन पर डिपेंड कर रही हो, तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो तब की मैनेजमेंट ने उन्हें ड्रॉप किया। तो अब की मैनेजमेंट बाबर आजम को ड्रॉप क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि हम ऐसा कोई, हमें आज तक कोई क्रूशियल मैच हो जो कि बाबर आजम ने जितवाया हो, कोई मैच नहीं मिलेगा आपको। बाबर आजम में जितने भी फैंस हैं वो आके बाबर आजम को डिफेंड कर सकते हैं, कोई लॉजिक दे देंगे, लेकिन आज तक वो ये लॉजिक नहीं दे पाए कि फलां मैच में आपकी टीम फंस गई थी तो बाबर आजम ने आपको निकाला जी। जब भी हमारी टीम फंसी है बाबर आजम ने निकाल पाया, वो खुद आउट पवेलियंस चलता बने, आज तक कोई वो जो है ना रन चेज नहीं कर पाए। तो फिर हमें क्या फ़ायदा है उसका टीम में खिलाने का, या कुछ ऐसा हमें कोई लॉजिक मिलता नहीं है कि बाबर आजम को हम बैक करें। तो जब ये सारी बातें मोहम्मद यूसुफ ने की, तो उसके साथ ही एक बात, जो नबीबिया के मैच के बाद शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद ये कहा कि जी हम तो पता नहीं क्या बन गए, मैच जीतने के बाद अपने आप को वो 30 मार खा समझने लग गए शादाब खान साहब।
उन्होंने कहा कि हमने तो वो किया हुआ है जो हमारे बड़े नहीं कर पाए। मतलब कि हमने T20 वर्ल्ड कप के अंदर या वर्ल्ड कप के अंदर हराया हुआ इंडिया को जो कि हमारे लेजेंड्स नहीं हरा पाए। तो उन्होंने ये सीधा एक वो तीर कसा है कि जी आप हमारे ऊपर तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब अपनी परफॉर्मेंस बताएं ना कि आपने क्या किया है। हमने तो कर दिया है ना, हमने तो जीत लिया है, इंडिया से एक मैच जीता हुआ है हमने 152-0 जी हमने वही बस मैच बाबर आजम को अभी तक बैक किया। यार मोहम्मद रिजवान अगर निकल सकता है, हालांकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को कंपेयर करें ना तो मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट ज़्यादा, अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर एज अ ओपनर अभी तक साहिबजादा फ्रांस से भी ज़्यादा छक्के मोहम्मद रिजवान के हैं एज अ ओपनर पाकिस्तानी वर्ल्ड कप के अंदर, या वैसे भी आप बात कर लें तो मोहम्मद रिजवान के सबसे ज़्यादा छक्के। स्ट्राइक रेट उसका अच्छा था बाबर आजम से, लेकिन असल वजह क्या बनी कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान बाहर हो गए, बाबर आजम नहीं बनी। वजह ये बनी बाबर आजम वजह बनी, बाबर आजम के खिलाफ कोई कोच गया है, कोई प्लेयर गया है, असल में बाबर आजम के साथ जो खेल रहा होता है नुकसान उसको होता है, बाबर आजम को नहीं होता। बाबर आजम अपना स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सिंगल कार के उधर सिंगल कार के उधर, उन्होंने अपनी 40-50 गेंदें खेल जानी है, जब खेलेंगे 50 कर जाएंगे, रिकॉर्ड बन जाए, एंड पे 1-2 बाउंड्रियां मिल गई तो मार देंगे, मतलब कि वो एंड तक खेल जाते हैं। और जो उसके साथ खेल रहा होता है, अब उसका प्रेशर बढ़ रहा होता है कि भाई वो भी सिंगल डबल कर रहा है, मैं भी सिंगल डबल करूँ, तो 120 पे 120 बनेंगे जो कि T20 के रन कहेंगे, उसको मारना पड़ता है। और जब वो अपनी गेम खेले ना प्लेयर एक कि मैंने इतने ऐसे खेलना है, मैं अपनी वो जब उसको दूसरे प्लेयर को भी देख के खेलना पड़ेगा तो वो भी स्लो खेल रहा है, मैंने तेज़ खेलना है, तो वो तब गलत शॉट लगा जाता है और आउट हो जाता है। तो जब वो आउट हो जाता है, शुरू से मोहम्मद रिजवान भी तो जब दूसरा प्लेयर अपनी गेम खेल रहा हो थोड़ा स्लो, या उस पर क्रिटिसाइज आ जाता है जी ये तो 30 रन करके गए। पाकिस्तान के अंदर एफर्ट्स नहीं देखी जाती, पाकिस्तान के अंदर रन्स देखे जाते हैं, रिकॉर्ड देखे जाते हैं कि कितने, ये नहीं देखा जाता तो उसने टीम के लिए कितनी एफर्ट की है, वो किस सिचुएशन में था, उसने क्या किया, ये नहीं देखा जाता। सिर्फ ये देखा जाता है कि इसके रन्स कितने थे पाकिस्तान के अंदर, ये नहीं देखा जाता कि इसने यार बेड़ा गर्क कितना कर दिया है, कितनी बॉल्स खेली हैं। अब 10 ओवर के अंदर कोई 50 रन, मतलब कि बाबर आजम 50 करते हैं, तो यार 10 ओवर के अंदर तो 50 रन किए हैं, और बाकी टीम अगर 150 रन पे पहुंचती है 10 में 100, तो फिर बेड़ा घर किसने किया, बाबर आजम ने किया या बाकी टीम ने किया। बाकी टीम 20-30 करती है और वो 20-30 करके सारे लड़के 100 रन कर देते 10 ओवर के अंदर, और बाबर आजम अकेले खड़े होके 50 रन करते हैं 10 ओवर के अंदर। तो यहाँ पे आप किसको ठहराएंगे इसका जिम्मेदार? आप 20 रन को ठहरा देंगे कि जी 20-20 रन फलां ने किए हैं तो वो जिम्मेदार है, ना कि बाबर आजम जिम्मेदार है। बाबर आजम बचते जा रहे हैं, इंडिया के बाद भी परफॉर्मेंस देने के बाद वो नबीबिया के खिलाफ खेले, लेकिन जब ऊपर से रन आए तो एंड पे बाबर आजम को आने नहीं दिया। तो ये भी तो फिर सोचे ना आप कि ये क्या आपका घटिया पाना है, क्या आप टीम जो मैं, लेकिन खैर इसके पे तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको मुकम्मल डिटेल इस पर बात करेंगे, प्लेइंग 11 और सुपर 8 के बारे में, क्या प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो लेकिन ये अभी तक ये जो अभी तक माइक हैसन के साथ जो रवैया आप नबीबिया के खिलाफ आपने देखा होगा, माइक हैसन जो सलमान अली आगा ने बोतल नीचे फेंकी और वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे, ये पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा ईगो, वो अपनी ईगो से बढ़कर कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं समझते। फिर जिस तरह पहले भी कोचेज इस्तीफा दे के गए, उन्होंने कहा कि मैं हमारी प्लेयर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, तो माइक हैसन एज अ कोच पाकिस्तान के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो उसका रवैया सलमान अली आगा का रवैया उसके साथ नज़र आया वो कोई अच्छा रवैया नहीं था। अभी तो अब अंदरूनी बात तो नहीं सामने आई कि क्या बात थी, लेकिन कुछ साबिक प्लेयर्स ने भी कहा जी ये तो नॉर्मल था, वो अपने आउट होने पे गुस्सा थे, वो माइक हैसन उन्हें समझा रहे थे, तो वो उनकी बात गौर से सुन रहे थे। लेकिन जो भी था ये कुछ अच्छा जेस्टर नहीं है पाकिस्तानी कैप्टन के लिहाज से, या पाकिस्तानी प्लेयर्स जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अपनी ईगो को सामने रख के, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जब तक आप अपनी ईगो को साइड पे नहीं रखेंगे आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे।
तो आपका क्या ख्याल है कि ये कोई अच्छा जेस्चर है पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो ईगल आ रहे हैं, इसके साथ कुछ सीख सकेंगे? आप कमेंट करके बताइए। मेरी राय से तो ये कुछ अच्छा नहीं चल रहा, पाकिस्तानी इस ईगो के साथ कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी, हमें रिजल्ट बुरा ही देखने को मिलेगा। होपफुली अल्लाह करे कुछ अच्छा देखने को मिले। लेकिन आप कमेंट में बताइए कि क्या ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं या बुरी हो रही हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक।